प्यारे छात्रों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर चैनल से मैं जगत सिंह हाजिर हूँ 2023 का राजनीति विज्ञान का पेपर लेकर। इस पेपर का जो सेट है, ये पेपर हमारा 3 सेट में होता है। आज मैं हाजिर हूँ 59/5/1 जो कोड है इस प्रश्न पत्र को लेकर। ये टोटल जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र ये 80 अंक का है। इसमें कृपया जांच कर लें। इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं। 23 पृष्ठों का ये है, ठीक है। इसमें देखना होता है बच्चे को कहीं एक आधा पेज फटा हुआ तो नहीं है ना। कुछ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रथम, ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड क, ख, ग, घ, अण, है ना। और खंड क प्रश्न संख्या 1 से 12 तक सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं। और खंड ख या बी, है ना, सेक्शन बी में की बात करें, प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय, है ना, प्रकार के 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड ग है प्रश्न संख्या 19 से 23 तक, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के प्रश्न प्रकार के 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए। खंड घ है प्रश्न संख्या 24 से 26 तक अवतरण, कार्टून और मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 170 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्राविधान है ना। इन प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर दिया जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड एवं प्रश्नों के साथ जहां आवश्यक हो निर्देश दिए गए हैं। ये थी हमारे प्रश्न पत्र की जानकारी जो प्रश्न पत्र में आती हैं। सामान्य जानकारी हमने छोड़ दी है छात्रों, और अब हम आगे चलते हैं। हम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 को लेकर हाजिर हैं, और यहाँ से हम अपने प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पत्र में लिखा है, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात हमें नेगेटिव उत्तर को परखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्यारे छात्रों, ए है इसका, भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे देश में बिना वीज़ा के यात्रा और काम करने के संबंध में एक विशेष संधि है ना। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें गलत उत्तर देना है। बी है, भारत नेपाल से आने वाली नदियों के जल को साझा करता है, ये बात भी सही है। सी है, दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। हाँ, अब दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये भी बात सही है। डी है, नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करे, क्योंकि वो स्वतंत्र देश है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 2 लेकर हाजिर हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। अब देखिए क्या कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। वंचित लोगों का कल्याण करना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य का काम हुआ करता था। अपनी संपत्ति बढ़ाना व अधिक मुनाफा कमाना, ये कंपनियों का है ना, ये कंपनियों का मुख्य पहचान है। कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए काम करती हैं। अगर सी की बात करें, अन्य देशों को लाभ पहुंचाना, ये भी नहीं है। डी की बात करें, विकासशील देशों की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बी विकल्प ही बिल्कुल सही है। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी एक उपयुक्त पद से भरिए। कोई एक पद भरना है इसमें। तो इसमें देखिए, का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान, है ना, पहले डैश है, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौते किए बिना पूरा करती हो। अब इनमें से देखना, जैसे वैश्विक संपदा है, वैश्विक संपदा का अर्थ भी नहीं है ये। बी है, विनाश रहित विकास, ये भी नहीं है। डी है, विकसित देशों की राजनीति, ये भी नहीं है।
टिकाऊ अर्थ को इस परिभाषित है ना, टिकाऊ अर्थ की ये परिभाषा है। अगर यहाँ जोड़ के देखें सी को तो इसका सी उत्तर सही है। ये बन जाएगा टिकाऊ विकास का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना है ना पूरा करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य का दावा करता है। देखिए इसके लिए कुछ आधार हैं, उनमें से एक आधार यहाँ पर है ना ठीक बैठ सकता है। जैसे परमाणु क्षमता, ऐसा नहीं है, परमाणु क्षमता बहुत देशों के पास है। एशिया में अवस्थित होना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत देशों की बात है। धर्मनिरपेक्ष देश होना, ये भी बात नहीं है ना। डी है, विशाल जनसंख्या में बड़ी आर्थिक शक्ति, है ना। विशाल जनसंख्या का होना और आर्थिक शक्ति का होना इसके लिए ज़रूरी है, तो डी है उत्तर सही है। इस आधार पर भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावा करता है। तो आप क्लियर हो गए होंगे इससे। अब हम आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न 5 है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रश्न, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न 5 और 6 में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या है? अभिकथन ए कहता है 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। कारण आर है, राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। अब इसमें बात करते हैं, देखिए हमें ये देखना है 5 के लिए था ये है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता। अगर देखें तो ये बिल्कुल सटीक बात बैठती है, इसलिए उत्तर ये ही सही है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी इस तरह का, इसे ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे। अभिकथन ए, संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र से ऐसी आशा करना ठीक नहीं है ऐसी स्थिति में। कारण आर है, सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, है ना। अब इसमें क्या है, ए जो कहते हैं ना ए और आर दोनों सही है, तो बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ए सही नहीं है। और इसमें क्या है, बेहतर काम कर पाएगा, है ना, ऐसी कल्पना आशा की जाती है। इसमें बी जो है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 अभी हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से अपेक्षित था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित था, ठीक है। इसमें है, देखिए, औद्योगिकरण, आर्थिक समानता, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, तो इसका उत्तर ए सही है। इसमें औद्योगिकरण था, है ना, औद्योगिकरण अपेक्षित था, उससे ज़्यादा इच्छा थी, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और दूसरी में औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और प्रश्न नंबर 8 की बात करें, है ना, तो 8 में हम पाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए कुछ नीति आयोग के उद्देश्य हो सकते हैं, उनमें से एक गलत है। ऐसे प्रश्नों को में थोड़ा सा नेगेटिव उत्तर में थोड़ा सा परेशानी आपको आएगी, तो इसमें ज़्यादा सभी को पढ़ना होता। ए है, भारत की विकास प्रक्रिया के लिए रणनीतिक नीति प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है नीति आयोग का। संघीय सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, ये भी इसका उद्देश्य है। विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नीति के धीमे कार्यान्वयन को समाप्त करना, ये भी इसका उद्देश्य। तो प्यारे छात्रों, इसका सी उत्तर बिल्कुल सटीक है। अब प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो घटना पहले घटी उसे पहले लगाइए, जो बाद में घटी उसे बाद में लगाइए, ठीक है ना।
ये क्रम हमको बनाना है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, ताशकंद समझौता। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, तो ये दोनों क्रम तो सही है। अब चौथा आम चुनाव इनके बाद हुआ, और वीवी गिरी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना, है ना, ये भी 69 की बात है। तो ये बिल्कुल ठीक क्रम में बने हुए हैं, इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इसका ए उत्तर सही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्रम बना हुआ बिल्कुल ठीक ही है ना। इसके लिए ए उत्तर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत में प्रथम लोकतांत्रिक लहर की समावधि क्या है ना। 3 लहरें जो बात की गई है, तो उसमें है 1950 से 1970 के दशक तक ये प्रथम लोकतांत्रिक लहर कहलाएगी। तो ये इसके लिए ए उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अभी हमारे स्क्रीन पर आता है। बोडो समुदाय का संबंध, बोडो आंदोलन चलते रहते हैं, तो बोडो जो समुदाय है उसका संबंध असम राज्य से है। और प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही फेमस प्रश्न है ना, आप ये मान के चलिए आना बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। जम्मू और कश्मीर से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया, है ना। अनुच्छेद 370 से संबंधित एक आध क्वेश्चन आपको इस बार की परीक्षा में मिल सकता है, मेरा ऐसा मन कर रहा है। तो इसके लिए है 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019 और सी है 9 अगस्त 2019। तो इसके लिए 9 अगस्त 2019 बिल्कुल ठीक प्रश्न है, तो इसको आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। अब हम 13 प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए, है ना। इसमें वैसे तो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, पर है ना थोड़ा किताब से लिखें, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं छात्रों। जैसे दोनों देशों के युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय किए जाए, अर्थात दोनों के बीच जितना विश्वास बनेगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। इसमें एक पॉइंट ये बन सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने के प्रयास करने चाहिए। और एक पॉइंट ये बन सकता है, नियमित शिखर सम्मेलन किए जाएं। जब विश्वास बहाली हो जाएगी तो नियमित शिखर सम्मेलन किए जाएं, जहां विभिन्न समस्याओं के हल खोजे जाएं। और एक पॉइंट ये बन सकता है, दोनों देशों के द्वारा है ना, जो दोनों देशों के बीच में यातायात बेहतर किया जाए, है ना, आवागमन का बेहतर व्यवस्था की जाए। और एक पॉइंट ये बन सकता है, दोनों देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ाया जाए, है ना। अगर हम व्यापार को महत्व देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों देशों के लिए। और दोनों देशों के बीच वीज़ा पॉलिसी और चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, है ना। वीज़ा पॉलिसी को महत्व दिया जाए और चिकित्सा को भी महत्व दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनमें से आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं प्यारे छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए, है ना। श्रम संगठन के 2 कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, 2 कार्य आपको केवल 2 ही लिखने। यह संगठन श्रमिकों के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, समता तथा स्वाभिमान का वातावरण बनाता है। यह संगठन श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान का वातावरण बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संगठन सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करता है ना, प्रोत्साहित करता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। जो है ना मजदूर हैं उनके लिए न्याय सुनिश्चित करता है, न्याय की व्यवस्था की कामना करता है या विचार रखता है। और क्या है, यह महिलाओं तथा पुरुषों को है ना उत्पादक कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है ना। यह भी चाहता है कि महिला और पुरुषों को एक काम के लिए समान मजदूरी मिले। इनमें कोई से आप कारण लिख सकते हैं छात्रों। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की।
15 क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का विश्लेषण कीजिए। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए। कई प्रकार से प्रश्न आ जाता है, तो छात्रों गुटनिरपेक्षता के ऊपर प्रश्न अक्सर आता है, तो प्लीज़ ध्यान दें। नंबर 1 है, गुटनिरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने में मदद की। कि गुटनिरपेक्षता की नीति ऐसे समय पर आई जब पूरा विश्व लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका, है ना। सोवियत खेमा और अमेरिकी खेमा में बटा हुआ था, या पहली दुनिया या दूसरी दुनिया में बटा हुआ था। उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति आई और इसने उस समय जो तनाव उत्पन्न था उसको कम करने में मदद की। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले दोनों सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था, है ना। भारत का प्रयास था कि हम दोनों संगठनों से दूर रहें। जैसे एक दोहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना, वो वाली बात गुटनिरपेक्षता में दिखाई देती थी। भारत ने कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया, है ना। ये भारत के लिए छूट भी थी। भारत का ऐसा भी मानना था, यदि हम किसी एक ग्रुप में शामिल हो गए और हमें अभी नई आज़ादी मिली है, तो ये हमारी आज़ादी ना जाती रहे, हम किसी दूसरे के देश के पीछे लग के उसके पंगु ना बन जाएं। तो बड़ी अच्छी सोच थी इसके पीछे। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकता का समर्थन किया। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने अभी एक पेपर में कराया था, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। पहली दुनिया में अमेरिका व उसके सहयोगी देश, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश, और तीसरी दुनिया आता है गुटनिरपेक्षता वाले देश। तो भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकता का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, इस नीति से भारत को दोनों खेमों से सहायता मिल सकी, है ना। जहां हमने देखी, क्योंकि हमारी किसी से दोस्ती नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमें किसी से भी कोई चीज़ मांगने में शर्म नहीं महसूस होती थी, और ना दूसरे देश को लगे कि उस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने दोनों ही संगठनों से समर्थन हासिल की, जो हमारे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक थी। तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति है। 2 नंबर में इतना ही काफ़ी है, इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है, कथन की पुष्टि कीजिए, है ना। अब दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र है उसके अनुभव को देखते हुए, है ना, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, इन पर बात करते हैं। निम्नलिखित बिंदु इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ जनता का सर्वे कराया जाए तो सब लोकतंत्र चाहते हैं, और दक्षिण एशिया में किए गए सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लोकतंत्र को व्यापक माने बहुत ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त है। अर्थात दक्षिण एशिया की पूरी जनता लोकतंत्र का ही समर्थन करती है। इन देशों के नागरिक मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देशों के लिए ठीक है, लोकतंत्र ही उनके देशों के लिए ठीक है। इन देशों के नागरिक लोकतंत्र को अन्य किसी शासन की अपेक्षा वरीयता देते हैं, लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं इन देशों के लोग, और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, प्रारंभ में यह माना जाता रहा कि लोकतंत्र केवल विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है ना। जब नेहरू जी लोकतंत्र की स्थापना की बात करते थे तो उनकी भी आलोचना होती थी, और लोगों का ये मानना था कि धनी देशों में ही लोकतंत्र फल फूल सकता है। परंतु अब दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है, और हमने पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र धनी देशों में नहीं, गरीब देशों में या विकासशील देशों में भी फल फूल सकता है। तो जो उनकी विचारधारा थी उसको हमने झूठा साबित कर दिया है। ये बात कर रहे थे हम लोकतंत्र के अनुभव के बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर उपलब्ध है छात्रों। ये प्रश्न क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया, है ना। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको नीति आयोग बना दिया, और इसके कारण बताने हैं आपको। क्या कारण है, बात करते हैं। कारण है
वैश्वीकरण के दौर में योजना आयोग निष्प्रभावी और अप्रासंगिक होता जा रहा था, है ना। इसका महत्व घटता जा रहा था, आप ऐसे लिख सकते हैं। और नंबर 2 है, योजना आयोग वर्तमान में विकास से संबंधित कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने में अक्षम होने के कारण नीति आयोग की स्थापना की गई, है ना। योजना आयोग कुछ कमज़ोर सा पड़ता जा रहा था, अक्षम सा नजर आ रहा था, इसलिए हमने नीति आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकार को केंद्र व राज्य स्तर की नीतियों में आवश्यक व तकनीकी परामर्श देने के लिए भी ये जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए, है ना, सामंजस्य बैठाने के लिए भी ये जरूरी था। और नेक्स्ट पॉइंट है, सामरिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रमों का दीर्घकालीन जो लंबे समय तक चलने वाला है ढांचा तैयार करने के लिए जरूरी था। और क्या है, ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण, है ना। अब पहले क्या था, अब आ गया है अप्रोच, है ना, बॉटम अप अप्रोच, है ना। इसको नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले ऊपर से नीचे के लिए चलते थे जो नीति आयोग में है, तो अब इसने हमने इसमें कर दिया बॉटम अप अप्रोच को अंगीकार करते हुए तथा देश के समस्त राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करने के लिए हमने क्या किया है, ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि तथा NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, कोई 2 कारण दीजिए, है ना। शुरू में भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बाद में किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत ने CTBT और NPT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि भारत का मानना था, भारत क्या मानता है इन संधियों को, यह संधियां उन देशों पर लागू की गई हैं जो परमाणु शक्ति से हीन हैं। अर्थात भारत का मानना था कि विकसित देशों ने तो अपने हथियार बना लिए हैं, अब ये संधि हम पर थोपना चाहता है जो न्याय संगत नहीं है। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात है कि परमाणु शक्ति पर एकाधिकार की वैधता की जा रही है। भाई उन लोगों ने हथियार ही बना लिए हैं और हमें बनाने से रोका जा रहा है, या तो वो भी अपने हथियार नष्ट कर दें। तो भारत की बात बिल्कुल स्पष्ट थी। भारत ने प्रारंभ से ही NPT को भेदभावपूर्ण माना और भारत परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था। भारत ने कह दिया कि हम परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण या मेडिकल लाइन में, है ना, अन्य लाइनों में ही हम इसका उपयोग करेंगे। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी ये था। अगर हम इस पर साइन कर देते तो फिर हम हथियार नहीं बना पाते और दूसरे देश कभी भी हमें धमकी दे सकते थे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो उनके सामने हमें हर बात के लिए नतमस्तक होना पड़ता। इसलिए भारत ने बहुत ही अच्छा किया जो पहले, है ना, CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अरब स्प्रिंग अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन था, कथन के पक्ष में कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न कई सालों से लगातार आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसे ज़रूर तैयार कर लेंगे आप, मेरा ऐसा मानना है, इसे आप बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अरब स्प्रिंग का प्रारंभ ट्यूनीशिया से हुआ, है ना। ट्यूनीशिया में क्या हुआ, यहाँ जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। ट्यूनीशिया में क्या था, एक व्यक्ति था, है ना, मोहम्मद बाऊजीजी नाम का, वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से तंग आ गया। पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की, है ना, उसकी पिटाई कर दी। उसे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अवति हो गई है, तो उसने अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क करके आग लगा दी। इसको कहीं कहीं राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक विज्ञान में माचिस की एक तिली की संज्ञा भी दी गई है कि माचिस की एक तिली ही चिंगारी के लिए काफ़ी है।
है ना। तो उस एक व्यक्ति के आत्मदाह करने से ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, है ना। इसको जानना जरूरी था थोड़ा सा। यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। पहले ये आंदोलन था, अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया, क्योंकि लोगों ने क्या माना, मौजूदा जो समस्याओं थी उनके लिए निरंकुश तानाशाही को ही माना कि निरंकुश तानाशाही के कारण ही ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पूरे मुस्लिम बहुल अरब देशों में और पश्चिमी देशों में फैल गई, है ना। पहले ट्यूनीशिया में शुरू हुई, धीरे धीरे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उन देशों में ये आग फैल गई। बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोध के परिणाम स्वरूप मिस्र में होस्नी मुबारक का शासन भी ध्वस्त हो गया। होस्नी मुबारक जो 27-28 साल से सत्ता में कब्जा जमाए बैठे हुए थे, उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा, है ना। अरब स्प्रिंग का प्रभाव कौन कौन से देशों में हुआ छात्रों? यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में भी देखा जा सकता है, जहाँ इस तरह के विरोध ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति पैदा कर दी। प्यारे छात्रों, अरब स्प्रिंग के कारण कई देशों के राजाओं को, कई देशों के शासकों को अपने हाथ से सत्ता गंवानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के कोई 2 कारण उजागर कीजिए। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुए, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के कारण ये लिखेंगे हम। जैसे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद। इंदिरा गांधी और देखिए, सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। उनका मानना था कि ये हमारे इशारों पर काम करेगी, है ना। यहाँ तक कि इसको गूंगी गुड़िया के नाम से भी वो, है ना, बोलते थे, पुकारते थे। उन्होंने लगता था कि इंदिरा गांधी हमारे इशारों पर काम करेंगे और प्रधानमंत्री हम ही रहेंगे। मगर जब इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया, तो उनके बीच मतभेद पैदा हो गई। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों, जैसे 10 सूत्रीय कार्यक्रम को कांग्रेस के पुराने नेताओं ने स्वीकृति तो दी थी, परंतु इसे लेकर उनके मन में संदेह था। अब जैसे प्रिवी पर्स की समाप्ति, है ना। प्रिवी पर्स क्या है, ये मैं कई बार क्लासों में चर्चा होती रहती है। प्रिवी पर्स क्या, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को दिए गए विशेष प्रावधानों को समाप्त करने के कारण। प्रिवी पर्स में जो हमारे राजा महाराजा थे, जो हमारे भारत में विलय हो गए थे 1947 के दौरान, उनको, है ना, एक पेंशन या अनुदान राशि के रूप में जो लाभ दिया जा रहा था, वो प्रिवी पर्स था, है ना। इस कारण से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हो गए। और प्यारे छात्रों, सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वह है 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, है ना, आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में। मैं इसमें थोड़ा पीछे जाता हूँ। 1969 में क्या थे, हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। परंतु नियम यह है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। तो जो सिंडिकेट था, उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी का पर्चा भरवाया और एक व्हिप जारी किया कि सारे कांग्रेसी इनको ही वोट देंगे। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की नीलम संजीवा रेड्डी से अच्छी पटती नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुपके से वीवी गिरी का नामांकन करा दिया, है ना। अब सिंडिकेट द्वारा नीलम संजीवा रेड्डी का नामांकन किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, है ना, एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुपके से वीवी गिरी का नामांकन करा दिया और उन्हें समर्थन भी दिया। और सभी कांग्रेसियों से ये बात कही कि आप वीवी के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। अतः कांग्रेसियों ने वीवी गिरी को समर्थन दिया और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। आधिकारिक उम्मीदवार के, है ना, जो सिंडिकेट का उम्मीदवार था उसकी हार हुई, और, है ना, और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। इस प्रकार से अब कांग्रेस में विभाजन की स्थिति आ गई, है ना, और कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इस प्रकार, है ना, कांग्रेस का विभाजन हो गया 1969 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में किन्हीं 4 परिणामों को उजागर कीजिए, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आया हुआ है, ठीक है।
1992 के पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम। तो इसे पृथ्वी सम्मेलन भी या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा जाता है। पर्यावरणीय मुद्दों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाया जाए, जो पर्यावरण की समस्या थी उनको विश्व के पटल पर लाया जाए, ये बात थी। एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए जाएं, क्यों कहीं ना कहीं हम विकास के नाम पर इस पृथ्वी का विनाश करते जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाए। सतत कहते हैं लगातार, है ना, पोषणीय विकास, पोषण भी होता रहे प्रकृति का और विकास भी चलता रहे। और क्या है छात्रों, अमीर और विकसित देशों ने पर्यावरण के मुद्दे पर तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की तुलना में अलग एजेंडा अपनाया है। देखिए, अगर देखा जाए तो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने पहले उद्योग स्थापित किए हैं और विकासशील देश तो अब इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनको भी ये भी बराबर इसका खमियाजा या इसका भरपाई करें। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, है ना। अब विश्व पटल पर यह महसूस किया गया कि जिम्मेदारी तो सबकी हों परंतु अलग अलग हों। जितना जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उसकी उतनी जिम्मेदारी हो, ऐसा भारत का भी मानना था। तो ये इसके परिणाम हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन कीजिए। अकाली दल ने पंजाबी जो सूबा है या पंजाब राज्य के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1966 में पंजाबी भाषी क्षेत्रों को नवगठित राज्य पंजाब में शामिल किया गया, है ना। इसके लिए आंदोलन हुआ था और वो कह रहे थे कि भाषा के आधार पर हमें पंजाबी राज्य दे देना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अकाली दल ने 1967 में पंजाब में अपनी पहली सरकार बनाई। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षों के राजनीतिक संघर्षों के बाद अकाली दल ने 1985 में पंजाब समझौता नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। पंजाब समझौता जो है श्री राजीव गांधी और लोंगोवाल के अंतर्गत साथ हुआ था, हरचंद सिंह लोंगोवाल थे। और प्रश्न नंबर हम 23 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के 7 देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो उत्कर्ष बुक है उसमें जो हमारा पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें एक भारत का नक्शा, उसे देख लेना तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत आज किस स्थिति में होता, तो इससे ही पता लग जाएगा कि उनकी भूमिका कैसी रही, है ना। तो सरदार पटेल की देशी रियासतों के भारत के साथ विलय में भूमिका। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत की 565 रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने और उनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो राजी से माने उनको राजी से मना लिया, जो नहीं माने उन्हें गैर राजी से मना लिया। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सरदार पटेल की है। उनके नेतृत्व में रियासतों को एकीकृत करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया। उनको समझाया गया कि सरकार आपके हित में काम करेगी। उनके नेतृत्व में हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए विवश किया गया, है ना। विवश किया गया, मजबूर किया गया। प्यारे छात्रों, पाकिस्तान की मंशा जो कि जिन्ना के विभाजनकारी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित थी, है ना। जिन्ना ने चाहा था कि दूसरा राष्ट्र बने, है ना। जिन्ना के, है ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित थी से भली भांति परिचित होने के कारण सरदार पटेल की कश्मीर पर राय अन्य नेताओं से भिन्न थी। अगर सरदार पटेल की उस समय यहाँ पूरी चल जाती तो आज कश्मीर की स्थिति ऐसी ना होती। हैदराबाद की तरह सरदार पटेल कश्मीर को भी सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत में मिलाना चाहते थे, परंतु राजनीतिक निर्णयों के कारण वह कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करवाने में असफल रहे। तो सरदार पटेल की भूमिका आप जान गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये क्या है, हमारा गद्यांश है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण मूल रूप से प्रवाह से संबंधित है। वैश्वीकरण का मुख्य मतलब है प्रवाह, है ना। ये प्रवाह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में जाने वाले विचार, या दो से अधिक स्थानों के बीच पूंजी का प्रवाह, कई देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का प्रवाह तथा बेहतर आजीविका माने रोजी रोटी की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से, जो ऐसे प्रभावों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। अब क्वेश्चन ये बनता है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को छात्रों वैश्वीकरण कहा जाता है, इसलिए इसका ए उत्तर सही है। अब देखिए वैश्वीकरण के आयाम हैं, तो ये राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक नहीं है, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नहीं है, और ये डी जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है ना, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि करता है ना। तो इसमें आ जाएगा रोजगार का कम होना, ये भी नहीं है ना। गरीबी सूचकांक में वृद्धि, ये भी नहीं है। मजबूत वैश्विक और आर्थिक विकास। अब हमारा ये 3rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करता। तो इसके लिए है क्वेश्चन सी है, मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास। इसके हम 4th क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। तो इससे क्या हुआ, राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई, ऐसा बिल्कुल है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। नए व्यापार अवरोध लागू किए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और इससे क्या, उपभोक्ता का चयन विस्तृत हुआ है। अब हमारे लिए चयन के लिए बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, ठीक है, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में छात्रों हम अक्सर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, इसमें मानचित्र बिल्कुल फाड़ कर नहीं चिपकाना होता, हम मानचित्र फाड़ कर चिपकाते हैं। तो इसे मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 देशों राज्य ABCD द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी, क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर दिए गए प्रारूप के अनुसार लिखिए। अब वह देश है ना, वह देश है जिसके साथ भारत का 1962 का युद्ध हुआ। तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में सी इसके लिए संबंधित अक्षर है और चीन द्वारा दर्शाया गया। तो ये जो ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इसको हमें यहाँ पर लिखना है ना, सी जो है इसको यहाँ पर लिखना है संबंधित अक्षर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर मुद्दे पर विवाद है। तो इसको कश्मीर को डी से दर्शाया गया है, इधर कश्मीर पड़ता है, तो डी तो हम यहाँ लिखेंगे, पाकिस्तान यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3rd, वह देश जो 1971 में युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर ये देश है ना, वह देश, तो ए यहाँ पर लिखेंगे, बांग्लादेश यहाँ पर लिखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जो चीन के साथ है ना सीमा साझा करता है। तो चीन के साथ जो साझा करने वाला देश है वो बी है, उसे यहाँ लिखेंगे बी, और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ से चीन शुरू होता है। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। प्यारे छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने है ना क्वेश्चन को लेते हुए। ये है जैसे ये ब्लाइंड छात्रों के लिए है, हालांकि ये क्वेश्चन हम इसे पढ़ लेते हैं। उस देश का नाम लिखिए जिसके साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा। तो इसका चीन हो जाएगा, है ना।
आज़ादी के बाद से किस देश के साथ भारत का कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष चल रहा है? इसका उत्तर पाकिस्तान हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित देश का नाम आप बांग्लादेश लिखेंगे। और पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है? इसके लिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है ना, कार्टून पर आधारित है। कार्टून में दिखाया गया सैनिक निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? छात्रों, इसके लिए बी उत्तर सही है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित है। और इसका सेकंड है हमारा किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से आक्रमण किया गया? तो ये है हमारा सी है 2003। और नेक्स्ट है, कार्टून में दिए गए देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी का देश है? खाड़ी का देश, तो इसमें आ जाएगा डी, ओमान। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसका नाम हो जाएगा कंप्यूटर वार। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है निम्नलिखित में कौन सा देश है ना, खाड़ी का देश है। तो इसमें अभी आप पढ़ के आए हैं वही ओमान है ना। और 2003 में इसमें ऑपरेशन है ना इराक फ्रीडम किया गया। तो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें है ना, यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसके लिए यूरोपीय संघ की एक आर्थिक संगठन से एक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया अमेरिका ने 1945 के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मार्शल प्लान के तहत आर्थिक मदद की। मार्शल उनकी सेना के सेनापति थे, उनके नाम पर ही ये मदद की। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने का एक मंच बन गया। विभिन्न संगठन जैसे यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय संसद और अंत में यूरोपीय संघ जैसे संगठनों का गठन हुआ। और यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े है ना सभी मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के लिए रास्ता तैयार किया गया। इसने एक राष्ट्र राज्य के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ का अपना ध्वज है, अपना राष्ट्रीय गान है और अपनी स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा यूरो है ना। इसकी विदेश और सुरक्षा नीति साझी है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक और सैन्य प्रभाव है। तो इसमें से कोई पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसका बी है अथवा में, भारत को एक नया उभरता हुआ शक्ति केंद्र बनाने में सहायक किन्हीं 3 कारणों या कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिख सकते हैं 21वीं सदी के भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है। अब जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। एक विशाल प्रतिस्पर्धा व्यापार बाजार भारत को शक्ति का केंद्र बनाने में मदद कर रहा है। दुनिया भर में फैले 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ एक प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं सदी में या 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ और महत्व प्रदान करती है। सामरिक रूप से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसको आत्मनिर्भर बनाती है। प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है और विज्ञान में मेक इन इंडिया योजना की मदद से भारत एक कैसा है, शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 छात्रों। अब क्वेश्चन नंबर 28 का एक ही बात करते हैं।
सुरक्षा के लिए नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या किन्हीं 2 उदाहरणों के साथ करेंगे। आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है। इसमें निर्दिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर मारा जाता है। आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और भेदभाव तरीके से निशाना बनाते हैं। आतंकवाद का तात्पर्य क्रूर हिंसा के सोचे समझे प्रयोग से समाज में भय का वातावरण बनाना होता है। आतंकवादी समूह उस राजनीतिक संदर्भ या स्थिति को बलपूर्वक बदलना चाहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। सामान्यतः आम जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से लक्षित किया जाता है और जनता की अप्रसन्नता को राष्ट्रीय सरकार या अन्य के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 28 का दूसरा है अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें प्रस्तावित मापदंड है, एक नया सदस्य एक प्रमुख आर्थिक शक्ति का होना चाहिए, एक प्रमुख सैन्य शक्ति का होना चाहिए और जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र हो। ये जरूरी है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक महत्वपूर्ण योगदान करता रहा हो या अच्छा खासा योगदान करता हो, या ऐसा देश लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो जो अपनी भौगोलिक स्थिति को अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये थे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए मापदंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 में घोषित आपातकाल को भारतीय राजनीति की सर्वाधिक विवादित घटना क्यों माना जाता है? 3 कारण बताइए। तो इसके कारण मैं बता रहा हूँ। लोकतंत्र को पहली बार नकारा गया, मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया, निवारक विरोध कानून का दुरुपयोग किया गया, पूरे देश में कई जातियां की गईं, सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी पद पर न रहने वाले लोगों द्वारा सरकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना, उदाहरण के लिए दिल्ली में विध्वंस और जबरन नसबंदी किया जाना, और क्या है, संविधान की बुनियादी विशेषताओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर विवाद होना, और सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की वरीयता को नकार कर न्यायाधीश की नियुक्ति या प्रोन्नति के संबंध में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पतन या हार के लिए उत्तरदायी 3 कारकों को बताइए। 1975 में लगाया गया आपातकाल इसके लिए जिम्मेदार है। 1977 के चुनाव में आपातकाल के अनुभव पर एक जनमत संग्रह में बदल दिया गया। और प्यारे छात्रों, आपातकाल के अनुभव से यह बात सामने आई कि जो सरकारें लोकतंत्र विरोधी होती हैं उन्हें मतदाता द्वारा कड़ी सज़ा दी जाती है। और थर्ड है, कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों का एकीकरण, जनता पार्टी का गठन हुआ इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर कांग्रेसी वोट विभाजित ना हो, और कारण है, कांग्रेस के कुछ नेता भी आपातकाल के विरोधी थे, वो भी पार्टी से नाराज़ चल रहे थे, वे नई पार्टी में शामिल हो गए और जनता पार्टी ने इस चुनाव को आपातकाल पर जनमत संग्रह बना दिया और विपक्ष एकमत हो गया। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी ने अपने अभियान को शासन के गैर लोकतांत्रिक चरित्र और इस अवधि के दौरान हुई विभिन्न जातियों पर केंद्रित किया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस पर सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के खिलाफ हो गया। प्रेस सेंसरशिप कहते हैं, प्रेस में कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक थी। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की बहाली के प्रतीक बन गए। इस प्रकार से कुछ कारण है छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडल आयोग की 3 सिफारिशों पर किस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया, मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग देखिए, मंडल आयोग जनता पार्टी द्वारा एक कमीशन बैठाया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटों का आरक्षण
इसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी के अवसरों को बढ़ाने में मदद की। सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित हैं, जो ओबीसी के युवाओं को रोजगार पाने और सम्मानजनक जीवन जीने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। मंडल आयोग ने ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधारों की सिफारिश की। आयोग ने सलाह दी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़ी जातियों के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जातियों के अलावा कई अन्य जातियों को भी जाति पदानुक्रम में निम्न माना जाता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, क्योंकि जब ये मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और ये 1989 में तब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, उन्होंने जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, उन्होंने इसके लागू करने का फैसला किया था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इसे इंदिरा साहनी मामले के रूप में जाना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को बरकरार रखा। ये था हमारा 30 जो प्रश्न है, इसका ए भाग है। इसके बी भाग की बात करें अथवा में ये भी है, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे छात्रों, 3 कारण हैं। कांग्रेस के लिए पिछड़ी जातियों के कई वर्गों का समर्थन कमज़ोर हुआ है ना, इसने गैर कांग्रेसी दलों के लिए इन समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह बनाई। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे दलों को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के निर्णय ने अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति को आकार देने में मदद की। इस फैसले को इंदिरा साहनी मामले के रूप में जाना जाने लगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसलों को बरकरार रखा। नौकरियों में आरक्षण के विपक्ष में गहन राष्ट्रीय बहस के बाद ओबीसी अपनी पहचान के प्रति अधिक जागरूक हुए। उत्तर प्रदेश में दलित नेता मायावती मुख्यमंत्री बनी। यह कई पार्टियों के उभरने का दौर था, जैसे वामसेक और बहुजन समाज पार्टी। सत्ता में भागीदारी और शिक्षा एवं रोजगार में ओबीसी के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए गए। प्यारे छात्रों, ये कुछ कारण थे। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 59/5/1 जो हमारे मार्च अप्रैल में परीक्षा हुई थी, है ना, 2023 में, उसका था। इसको हमने हल करने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारे चैनल को बार बार देखते रहिए। इसके लिए आपका धन्यवाद और नए छात्रों से भी इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।